Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th, the fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हम सेल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे हुई थी, सेल थ्योरी एंड सेल कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। तो देखो, सेल हमारी लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है। मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, सबकी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई होती है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में देखा था कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सब के सब एटम से मिलके बनी हुई होती थी। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती थी, जिसको हम एटम बोलते थे। वैसे ही सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब सेल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, सेल को हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल में ही सारे के सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के सारे बायोलॉजिकल फंक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो सब के सब हमारी बॉडी में किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है। ठीक है, इवन हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, ये सब भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी सेल ही कंटेन करके रखता है। क्योंकि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो हमारी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो ये सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखो, सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। स्ट्रक्चरल कैसे होती है? देखो, एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल जब बहुत सारे सेल्स के साथ जुड़ जाता है, जब एक सेल बहुत सारे सेल्स के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बना लेता है? टिश्यूज बना लेता है, हमारी बॉडी में टिश्यूज बना लेता है। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? हमारी बॉडी में ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन का मतलब जैसे किडनी बना लिया, लीवर बना लिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स बन गए हमारी बॉडी में। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं आपस में, तो वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया, नर्वस सिस्टम बना लिया, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं हमारी बॉडी में। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तब वहीं से एक इंडिविजुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, एक सेल से टिश्यू बना, ठीक है, जब एक सेल कंबाइन हुआ बहुत सारे सेल्स के साथ तो टिश्यूज बने, टिश्यूज कंबाइन हुए आपस में तो उन्होंने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और जब ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बना तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है हमारी लाइफ की, क्योंकि सेल से ही तो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है सेल को? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, ये सब कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटायर फंक्शनिंग है, मतलब जो सारे के सारे जो फंक्शन है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इसी बेसिक यूनिट से, मतलब इसी सेल से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की, तो उसका आंसर यही है कि क्योंकि सारे के सारे जो फंक्शंस है हमारी बॉडी में, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो सेल से ही स्टार्ट होते हैं, तो इसी वजह से इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सेल्स जो होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ। देखो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे क्या होता है, हम एक एक ब्लॉक को रखते हैं, ठीक है, एक एक ब्लॉक को जब हम रखते जाते हैं तो कैसे एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। वैसे ही अगर एक सेल जो होता है वो जुड़ता जाता है, तो वो क्या बना लेता है? एक ऑर्गेनिज्म को बना लेता है। ठीक है, इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है ह्यूमन बॉडी के या लाइफ के। जितने भी प्लांट की बॉडी होती है, अब देखो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, एनिमल्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जितने भी और रिएक्शंस होती हैं, वो सब कौन परफॉर्म करते हैं? यही सेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, क्योंकि एक ही सेल मिलके पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब इन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी सेल की, देखो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ कॉक। जैसे रॉबर्ट हुक ने एक कॉक को ऑब्जर्व करा, मतलब उन्होंने ना एक कॉर्क को देखा। कॉर्क का मतलब होता है जैसे वो बॉटल्स का ढक्कन बंद करने के लिए यूज करते हैं ना, वो उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जो ट्री की बार्क से मिलके बना हुआ होता है। ट्री की बार्क का मतलब क्या होता है, जो ट्री का आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं ट्री की, ठीक है। तो कॉर्क जो है वो उससे ही मिलके बना हुआ होता था। तो वो जो कॉर्क था, रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को ऑब्जर्व करा। वो कॉर्क को उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। इस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए हुए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है, उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बना रखा था, उसके नीचे इस कॉर्क को रखा और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इस कॉर्क के अंदर उनको ऐसे छोटे छोटे लिटिल रूम्स दिख रहे थे। ऐसे छोटे छोटे लिटिल रूम्स मतलब छोटे छोटे डब्बे दिख रहे थे, जिनको इन्होंने क्या बोला, लिटिल रूम्स बोला, ठीक है। और इन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। और ये जो सेल्स थे, ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर करे थे, ये जो सेल थे वो क्या थे, डेड सेल्स थे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या करा था, कॉर्क को ऑब्जर्व करा था, जो किससे मिलके बना हुआ होता है, ट्री की बार्क से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और इस कॉर्क को इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप मतलब खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उस कॉर्क को, तो उनको ये डायग्राम ऑब्जर्व हुआ, मतलब उनको उस कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स में देखने को मिले, जिनको क्या बोला इन्होंने, लिटिल रूम्स बोला, और उसी को इन्होंने नाम दे दिया सेल। और ये जो सेल डिस्कवर हुए थे, ये सेल कैसे थे, डेड सेल्स थे, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारे साइंटिस्ट और आए, जैसे कि एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ईयर 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने मतलब पॉन्ड्स वगैरह में से लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसे देखो सेल की डिस्कवरी हो गई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि सेल के अंदर एक स्पेरिकल सा पार्ट और है, ठीक है, एक स्पेरिकल सा पार्ट और है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए भी होता है, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, कि जैसे हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, ये सब, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद परकंजे आए 1839 में। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। इन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया। उसके अलावा इन्होंने देखा कि सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलिस है। तो उन्होंने इनको नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर और भी छोटी छोटी लिविंग थिंग्स पाई जा रही हैं, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ठीक है। उसके बाद देखो सेल थ्योरी क्या होती है। मैथियस कैल्डन 1838 में इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। मैथियस कैल्डन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1838 में डिस्कवर करा कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद थियोडर स्कैवन, इन्होंने 1839 में बताया कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। स्कैडन ने ये बोला कि सारे के सारे प्लांट सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और स्कैवन ने क्या बोला कि सारे के सारे एनिमल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ये तो चीज क्लियर थी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि सारे के सारे जो सेल्स आ रहे हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, मतलब जितने भी नए सेल बन रहे हैं ना वो पुराने सेल से बन रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक सेल है, उसी सेल से मान लो 2 सेल बन गए, ठीक है। अब ये जो 2 सेल बने, इसी सेल से 4 और सेल बन गए, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे जो न्यू सेल हमारी बॉडी में बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेल पुराने सेल से मिलके बन रहे होते हैं, जो कि किसने बोला, रुडोल्फ वर्चो ने बोला इन 1855, ठीक है।
उसके बाद देखो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में जरूरी तो नहीं है कि जो सेल का नंबर है, जो सेल की शेप है, जो सेल का साइज है वो सब सेम हो, ऐसा तो नहीं होता। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की शेप भी अलग होती है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ही टाइप के सेल पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सेल का नंबर होता है वो भी अलग होता है। देखो बैक्टीरिया में सेल का नंबर अलग होता है, ह्यूमन बॉडी में सेल का नंबर अलग होता है, ठीक है। उसके बाद सेल का जो साइज, अब देखो किसी किसी में सेल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, किसी में सेल का साइज ज़्यादा छोटा होता है। तो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी, मतलब और बहुत सारी वैरायटी होती है सेल के नंबर्स में, सेल के साइज में, सेल के शेप में, ठीक है। उसके बाद देखो सेल के नंबर में क्या है, जैसे कि हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो अब एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो देखो यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से, जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी होती है ना, ये सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हो गए। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इन सब की बॉडी में मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं जो कि अपना अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। अब देखते हैं सेल की शेप, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल की शेप होती है ना, वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं होता है कि एक ह्यूमन की बॉडी है तो उसमें एक ही टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, एक ही शेप के सेल देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। एक ह्यूमन बॉडी में आपको बहुत सारी शेप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर एक पिगमेंट होती है हेमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इनकी जो शेप होती है ना, वो कैसी होती है, वो डिस्क शेप होती है। इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क शेप होती है, ठीक है। उसके बाद आता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं, पहुंचाते हैं ब्रेन तक, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी शेप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। उसके बाद आता है बोन सेल। अब जो हमारे सेल बोन्स में होते हैं ना, उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। मतलब जो सेल हमारे बोन में मिलते हैं ना, उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, कुछ ऐसी, ठीक है। उसके बाद देखो ओवम। ओवम कैसा होता है, ओवम एक स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। ओवम क्या होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल शेप होती है। और जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट का मतलब क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म की शेप कुछ ऐसी होती है। मतलब हर एक जो सेल की शेप होगी ना, वो अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो सेल होते हैं वो सेम ही शेप के होते हैं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग शेप देखने को मिलती है। उसके बाद देखो सेल का साइज। अब देखो एक ह्यूमन बॉडी में ऐसा भी नहीं है कि जो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो भी एक ही साइज के देखने को मिले, कि छोटे हैं तो छोटे ही सेल देखने को मिलेंगे, बड़े हैं तो बड़े सेल देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। उनका जो साइज होता है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। अब देखो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो होता है एक बैक्टीरिया होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में भी पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म, जो कि क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है।
ठीक है। उसके बाद देखो सेल के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखो सेल में सबसे पहले होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। हर सेल की आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमारे जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल, जिसको हम आगे अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आती है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। मतलब प्लांट एक प्लांट सेल है, ठीक है, उसकी आउटर कवरिंग ये हो गई प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है प्लांट सेल में, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है ना, ये डेड होती है। ठीक है, उसके बाद सेल में एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ये हमारा सेल है तो इसमें एक स्पेरिकल शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो हमारे सेल का कंट्रोल हाउस होता है, और ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद सेल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये सेल है, इसमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और सेल में कुछ लिविंग थिंग्स भी होती है, मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं जो अपना अपना काम को परफॉर्म करती है, जैसे प्रोटीन्स को बनाना। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे सेल में, सेल ऑर्गेनेलिस भी होती हैं जो बहुत सारे काम को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है। अब सबसे पहले इसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये परमिट देती है सब्सटेंसेस को। मतलब ये अपने बाहर जाने के लिए या सेल के अंदर जाने के लिए ये क्या देती है, सब्सटेंसेस को परमिट देती है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब देखो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जो कि डेड लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और सेल के अंदर क्या होता है, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, कि मतलब हमारी आइज का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, या हमारी हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी। ठीक है, मतलब जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन कंटेन करके रखते हैं, न्यूक्लियस कंटेन करके रखता है। और जो न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल हाउस होता है पूरे के पूरे सेल को, कि सेल को कैसे काम करना है, कौन सा फंक्शन उसमें होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल है, ब्रेन है सेल का एक तरीके से मान लो। जैसे हमारी पूरी बॉडी में हमारा कंट्रोल हाउस कौन है, हमारा ब्रेन है। मतलब ब्रेन ही हमें हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कि हमारी बॉडी में क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे ही सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद सेल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल में ना ऐसे छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। अब इन हर एक सेल ऑर्गेनेलिस का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे राइबोसोम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। ठीक है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे।